ठीक, तो अपन ने अभी तक बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। फर्मेंटेड अनफर्मेंटेड बेवरेज भी अपना कंप्लीट हो गया है। अपन अभी आज के क्लास में कवर करेंगे एक प्रोसेस ड्राइंग। ड्राइंग से रिलेटेड दो चार क्वेश्चंस आते हैं इसमें। कुछ जो स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड एग्जांपल है वो मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में नोट कराऊंगा, क्योंकि ड्राइंग अपने आप में बहुत लंबा खींचेगा। सो अपन आज पहले ड्राइंग को समझते हैं। ड्राइंग होता क्या है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या प्रोसेस हो सकते हैं, क्या मेथड्स हो सकते हैं, इसको मेंटेन करने के लिए कैसे केमिकल्स का यूज कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम आता है, वो सारा चीज आज अपन डिस्कस सर ये करेंगे तो इस पर्टिकुलर सेक्शन टर्मिनोलॉजी में। में ठीक है। आपने पढ़ाया था सर। हाँ हाँ, अभी अभी बहुत सारा बच्चा है उसमें। यस सर। ठीक है, वो तो एक इंट्रोडक्शन था ना यस ड्राइंग, छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अभी आज पूरा ड्राइंग के मेथड्स पढ़ने हैं आप लोगों को। तो ये बचा हुआ है। वो टर्मिनोलॉजी इसलिए बताना जरूरी रहता है क्योंकि आप लोग का क्लास चालू होगा, बीच में कई सारी बातें आती हैं, कई सारा टेक्निक आता है, वहां पे आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो कई जगह पे ड्राइंग का मेरे को इम्पोर्टेंस समझाना रहता है, तो वहां पे वो चीज काम आता है। तो ड्राइंग फ्रीजिंग टर्मिनोलॉजी में हो चुका है, पर अब उसका एक्चुअल प्रोटोकॉल मेथड पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि रीजनिंग असर्शन आ गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। तो वहां ये चीज काम आएगी। तो आज इस पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है आपका ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? अगर मैं कहूँ ड्राई करना है किसी चीज को या ड्राइंग कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? मॉइस्चर निकालना। मॉइस्चर निकालना। मतलब एनी हाउ, अगर हम रिमूवल ऑफ मॉइस्चर करें किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, अगर मॉइस्चर रिमूव कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ड्राइंग कहेंगे। ठीक है। रिमूवल ऑफ मॉइस्चर को हम क्या कहेंगे? ड्राइंग कहेंगे। अब ये ड्राइंग जो है दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला तरीका क्या हो सकता है कि आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लिया, उसको सनलाइट के नीचे की रखा, सनलाइट के नीचे रखा, या फिर नेचुरल तरीके से, नेचुरल या नॉन कन्वेंशनल तरीके से, सॉरी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी नहीं, सॉरी कन्वेंशनल तरीके से, जो पुराने तरीके हैं उन तरीकों से आपने क्या किया, किसी भी पर्टिकुलर चीज को ड्राई किया। तो पहला तरीका क्या हो सकता है कि छांव में रख दिए, 2-4 दिन, महीना भर की सूख जाए, या तो सनलाइट के नीचे रख दिए, और उससे जो पर्टिकुलर एक ड्राइंग हो सकती है आपकी। मतलब आपका पर्टिकुलर वो चीज जो है, क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है ड्राई हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप एक बढ़िया मशीन लाएं, उस मशीन के अंदर टेम्परेचर आप रेगुलेट करें, ह्यूमिडिटी आप रेगुलेट करें, उसके अंदर हवा चलाएं, सारी चीजें करें। तो मतलब ये दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि एक मशीन या कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट के अंतर्गत आप रखो और वहां पे ड्राइंग करो। दोनों के अपने फायदे और घाटे हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी एक बेस्ट है, सब अपने अपने जगह सही है। ठीक है, किसी का कॉस्ट इफेक्टिवनेस ज्यादा है तो किसी का रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ड्राई करने के हमारे दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम अंडर सनलाइट करें, या तो अंडर किसी मैकेनिकल इक्विपमेंट करें, किसी मैकेनिकल इक्विपमेंट का उपयोग करें। सो ऑन दैट बेसिस कि हम जो है इसको अंडर सनलाइट कर रहे हैं नेचुरल तरीके से, अगर हम उसके अंडर करते हैं तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं। वहीं पे अगर किसी मैकेनिकल इक्विपमेंट में कंट्रोल्ड कंडीशन में, कि आप कितना ह्यूमिडिटी रखना चाहते हो, कितना टेम्परेचर रखना, कितना विंड स्पीड रखना चाहते हो, हर एक पर्टिकुलर चीजों को अपने अकॉर्डिंग रख के अगर कहीं पे ड्राइंग करते हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन। समझ में आ रहा है? अभी इसको और डिस्कस करेंगे, पर एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आ रहा है। मॉइस्चर रिमूव करना ही ड्राइंग है, पर उसको अगर अपन सनलाइट या किसी पुराने विधि के थ्रू कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा? ड्राइंग। मशीन्स का उपयोग करके कंट्रोल कंडीशन में कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेट। आर्टिफिशियली। ठीक है। ये नेचुरल कंडीशन में होता है, ये आर्टिफिशियल कंडीशन में होता है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ये भैया होता है आपका किसमें? नेचुरल कंडीशन में, और ये किसमें होता है? आपका आर्टिफिशियल कंडीशन में, है कि नहीं? ठीक है, तो ये यहाँ तक का अंतर तो सबको वैसे पता होगा। ठीक, यहाँ तक की चीजें समझ में आई? यस सर। ओके। अब एक बात बताओ, हमने पढ़ लिया कि भैया देखो ड्राइंग ऐसे ऐसे होती है, ये इसके कारण है। अब किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर मैं ड्राई करता हूँ किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैं ड्राई करता हूँ, तो इसे ड्राई करने के पीछे कारण क्या हो सकता है? मतलब क्या ऑब्जेक्टिव लेके आप ड्राइंग करते हो? घर में कोयला बनाते हैं, घर में आप लोगों ने देखा होगा सब्जी सर भाजी, माइक्रोब्स की ग्रोथ रोकने के लिए। माइक्रोब्स मॉइस्चर की अगर माइक्रोब आ जाते हैं तो मॉइस्चर हटाएंगे तो वो नहीं ग्रो कर पाएंगे। हम्म, कहने का मतलब ये है कि सीधा सीधा अब किसान को थोड़ी किसान या एक फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू या हाउस वाइफ के हिसाब से सोचो, तो उसको क्या मतलब उधर मॉइस्चर के लिए पानी बच रहा है नहीं बच रहा, उनको बस इतना समझ में आता है कि देखो भैया, आज मेरे यहाँ हुआ है दबा के टमाटर, और मेरे को खाना है इसको 2 महीने बाद। 2 महीने बाद टमाटर का रेट बढ़ने वाला है क्योंकि गर्मी का सीजन आने वाला है कि नहीं?
तो वो क्या सोचेगा, क्यों ना मैं इस टमाटर को काट के ले जाके सुखा दूं, 2 महीने बाद निकाल के उपयोग कर लूंगी। मेरे यहाँ आम हुआ है बाद में इसको मैं सब्जी में डाल के खाऊंगी या जैसे भी खाना उसके लिए सुखा दूं। दुनिया भर की चीजें हैं जिसको ड्राई किया जाता है इस ऑब्जेक्टिव से कि आज हम इसको सुखा के रख लेते हैं और इसको महीने बाद खाएंगे, है कि नहीं? यही ऑब्जेक्टिव होता है। यस सर। यस सर। अब भाई जब 2 महीने बाद खाना है तो 2 महीने बाद सोचेंगे, अभी काहे सोच रहे हैं? हम 2 महीने बाद ही सोच लेते हैं, लेकिन ऐसा किया नहीं जा सकता। मतलब अगर मुझे 2 महीने बाद खाना है तो आज काट काट के सुखाने की क्या जरूरत है? मैं आम को ऐसे ही रख देता हूँ, 2 महीने बाद खाऊंगा। ये भी तो एक हो सकता है लॉजिक। लेकिन प्रॉब्लम ये आता है, अगर आप 2 महीने बाद आम को नॉर्मली रख के, टमाटर को नॉर्मली रख के खाऊंगा सोचोगे तो तब तक तो वो खराब हो जाएगा, है कि नहीं? तो वो खराब ना हो इसलिए हम उसे काटते हैं, सुखाते हैं और रखते हैं, और 2 महीने बाद फिर उसको अपने हिसाब से आराम से अपन उपयोग में लेते हैं, है ना? तो काटते हैं सुखाते हैं तो 2 महीने तक रह जाता है लेकिन नॉर्मली उपयोग करते हैं तो नहीं रहता। इसके पीछे कारण क्या है? तो बताइए उसके कारण। आप लोग को पता है, जैसा बता रहे थे आप लोग स्टार्टिंग में। क्योंकि उसमें मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर भाई आप माइक्रोब्स अगर ग्रो कर पाएंगे। हाँ, एक प्रोडक्ट को अगर रखोगे तो ये प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर फूड मटेरियल होता है। मॉइस्चर कंटेंट, फूड मटेरियल हुआ, वातावरण में ऑक्सीजन है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कई सारे एंजाइम्स ये आते हैं, अटैक करते हैं और इस फूड प्रोडक्ट को खराब कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना भी लगे तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी की वजह से भी ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो खराब हो जाते हैं। रेस्पिरेशन तो चलते रहता है ना। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कोई भी आर्टिफिशियल टाइप का या नेचुरल टाइप का ट्रीटमेंट नहीं दोगे जिससे उसका मॉइस्चर कम हो या एंजाइमेटिक और माइक्रोबियल एक्टिविटी ना कम हो, तो वो प्रोडक्ट आज नहीं तो कल खराब हो जाएगा। लेकिन हमको तो उपयोग करना है परसों, और प्रोडक्ट तो कल ही खराब हो रहा है। तो उसके लिए हम अलग अलग प्रकार का ट्रीटमेंट करते हैं ताकि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लंबे समय तक अपन प्रिजर्व करके रख सकें। इसी प्रोसेस में कई तरीके होते हैं, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, शुगर से प्रिजर्व करना, कई मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। उसमें से एक मेथड है ड्राइंग, और ड्राइंग सबसे पुराना तरीका है। ड्राइंग सबसे पुराना तरीका है किसी भी पर्टिकुलर फूड मटेरियल को प्रिजर्व करने का। तो ओल्डेस्ट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन क्या है? ड्राइंग, फर्मेंटेशन, यही सब है, ठीक है। ड्राइंग क्या है? वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ड्राई करते हैं ताकि उसे हम एक लंबे समय के बाद उपयोग में ला सके। तो ड्राइंग क्यों करते हैं ये तो अपने को समझ में आ गया। और अब अगर हम मान के चलो ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग करने से फर्क क्या पड़ जाता है? अगर हमने मान के चलो ड्राइंग किया तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई हमने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में से ड्राइंग मतलब क्या हुआ, मॉइस्चर को रिमूव किया, है ना। तो ये मॉइस्चर रिमूव होने से क्या फर्क पड़ गया? तो इसको समझने के लिए पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे अटैक करता है। तो ये चीज तो अपन ने कई बार डिस्कस किया है कि फॉर एग्जाम्पल एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये रहा इसका फूड मटेरियल। कौन सा फूड मटेरियल बताओ, कोई भी एक आध फूड मटेरियल अपने हिसाब से सोच लो, किसको ट्राई करोगे? मैंगो जूस को। मैंगो, फॉर एग्जाम्पल मैंगो। अब देखो, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे है, ये मैंगो यहाँ पे है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए चाहिए क्या? फूड, खाना। और यहाँ पे है एक इंसान, इसको भी जिंदा रहने के लिए चाहिए खाना। इसका खाना भी मैंगो है, इसका खाना भी मैंगो है, ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ऐसा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहता है कि मैं मैंगो को जाके खाऊं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंगो को खाएगा तो मैंगो को जाके डायरेक्ट चबा के खा नहीं सकता। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस मैंगो के ऊपर अटैक करने के लिए, इसको खाने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता है, एक तो ऑक्सीजन और दूसरा वाटर, है ना, मॉइस्चर। जब तक ये दोनों चीजें नहीं होंगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंगो के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, ठीक है। तो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी भी चीज में अटैक करने के लिए 3 चीज चाहिए। एक होता है सबस्ट्रेट, यानी कि खुद फूड मटेरियल, कि भाई कोई एक सामान होना चाहिए ना जिसपे वो अटैक करे। तो पहले तो चाहिए टारगेट, सबस्ट्रेट, दूसरा उसको चाहिए ऑक्सीजन और तीसरा चाहिए हाइड्रोजन, मतलब H2O, वाटर। अब ऐसा है ना कि मुझे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बचाना है तो इस प्रोडक्ट को मैं खत्म नहीं कर सकता। इसको खत्म कर दिया तो ये इंसान जो यहाँ पे है वो क्या खाएगा? तो प्रोडक्ट को तो हम कुछ कर नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं, ये जो ऑक्सीजन है या ये जो पानी है इसको हम
रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ऑक्सीजन ही ना रखूं तो क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म सांस ले पाएगा? नो सर। नो तो सर। फिर लिक्विड को अटैक ही नहीं कर सकता, है कि नहीं? तो हम जनरली देखना आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन में हम क्या करते हैं, इसी ऑक्सीजन या हाइड्रोजन वाटर को रिमूव करते हैं या अनअवेलेबल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जो है फ्रीजिंग देख लो, फ्रीजिंग में हम क्या करते हैं, पानी के अंदर जो भी मॉइस्चर है उसको बर्फ के फॉर्म में जमा देते हैं, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको उपयोग नहीं कर सकता। कार्बोनेशन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा पूरी घटा देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भर देते हैं, तो वो जो है जिंदा नहीं रह पाता, है कि नहीं? यही तो करते हैं ना। यस सर। फर्मेंटेशन में यस भी सर। वही होता है। तो लगभग जो चीजें हैं उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हमको ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को रिमूव करना। आप शुगर से प्रिजर्वेशन करते हैं, शुगर क्या करता है, शुगर का सॉल्यूशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि अंदर का सारा अवेलेबल मॉइस्चर को बाहर निकाल लेता है, फिर उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को काम करने के लिए पानी ही नहीं मिलता। सॉल्ट भी वही काम करता है। ऑयल जो है ऑक्सीजन को अंदर ही नहीं घुसने देता, एक लेयर बना देता है। तो लगभग जो प्रिजर्वेशन के मेथड हैं वो किस प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं, या तो ऑक्सीजन को रिमूव करो या तो वाटर को, है कि नहीं? तो ड्राइंग भी इसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल पे काम करता है कि हम जो है वाटर या अवेलेबल मॉइस्चर को रिमूव कर देते हैं। जब हम वाटर को या मॉइस्चर को रिमूव करते हैं तो पानी को इस हद तक कम करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए भी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी एक्टिविटी करने के लिए पानी तो चाहिए ना, किसी भी केमिकल को तोड़ने के लिए। यस सर। तो उसको उसके लिए पानी ही ना मिले, पानी ही नहीं मिलेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या उसको अटैक करेगा और क्या जिंदा रहेगा? यही प्रिंसिपल काम करता है ड्राइंग के पीछे। सिमिलरली एंजाइम को भी तो तोड़ने के लिए पानी चाहिए ना, एंजाइम को भी एक्टिविटी करने के लिए पानी चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। पानी उसको भी नहीं मिल पाता तो उसकी भी एक्टिविटी खत्म हो जाती है। तो ड्राइंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम वाटर एक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब्सेंस ऑफ मॉइस्चर है। समझ में आ रहा यस है? सर। तो ये एक लॉजिक है ड्राइंग के पीछे, और ये चीजों को सालों से लोग कर रहे हैं। इसीलिए बचपन से आप देखते हो कि काट के कोई ना कोई पर्टिकुलर फूड मटेरियल को सुखा देते हैं अपने घर के टेरेस पे, छानी पे, छज्जा पे, छत पे, जो भी चीज है उस पे। समझ पा रहे हैं ड्राइंग क्या होता है, क्या काम होता है, क्यों, क्या ऑब्जेक्टिव है, या ड्राइंग में हम किस चीज को टारगेट कर रहे हैं, ये समझ पा रहे हो आप लोग? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये ड्राइंग या डिहाइड्रेशन के पीछे का एक लॉजिक है कि क्यों हमें ड्राइंग डिहाइड्रेशन करना चाहिए। ठीक है। अब अगर अपन किसी भी पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट को ड्राई करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट को ड्राई करते हैं, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्राइंग, जो ड्राइंग को अफेक्ट करते हैं। क्या क्या चीजें हो सकती हैं? तो सबसे पहला चीज क्या हो सकता है, साइज। एक बात बताओ, जो प्रोडक्ट छोटा है वो ड्राइंग जल्दी करेगा या जो प्रोडक्ट बड़ा है वो जल्दी ड्राइंग करेगा? छोटा वाला पहले। छोटा। छोटा सर। साइज यानी कि सरफेस एरिया। कि भाई आप एक बात बताओ, इतना बड़ा था, मान के चलो कोई एक प्रोडक्ट, जब इसको ड्राई कर रहे थे तो 2 सेंटीमीटर की इधर चौड़ाई, 4 सेंटीमीटर की इधर चौड़ाई, 2 सेंटीमीटर की इधर चौड़ाई, 4 सेंटीमीटर की इधर चौड़ाई, सरफेस एरिया टोटल कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। मतलब ये बाउंड्री से ही तो मॉइस्चर रिमूव होगा ना। ठीक है। अब दूसरा, इसको मैं 2 टुकड़ा कर दिया, अब ऐसे है ये। अब क्या हुआ, 2 सेंटीमीटर की इधर चौड़ाई, ठीक है, या मान के चलो इसको मैंने क्या कर दिया, 2 सेंटीमीटर की इधर चौड़ाई कर दी, 2 सेंटीमीटर की इधर चौड़ाई कर दी, इधर इधर। अब एक बात बताओ, इसको छोड़ो, इसको मारो गोली इधर को। ये इधर इधर का इसको 2 टुकड़े में कर दिया। एक बात बताओ, ये 2 टुकड़ा पहले ड्राई होगा या एक ये सिंगल टुकड़ा पहले ड्राई होगा? क्या जल्दी ड्राई होगा? सर 2 टुकड़ा। 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 भाई जब आप इधर से ट्राई कर रहे थे, यहाँ से हीट निकल रहा था, यहाँ से निकल रहा था, यहाँ से निकल रहा था, यहाँ से निकल रहा था मॉइस्चर। अब यहाँ से तो निकल ही रहा है, देखो यहाँ से, प्लस ये वाला एरिया भी और मिल गया ना, ये वाला एरिया जहां से मॉइस्चर लॉस हो सकता है। और टुकड़े कर दूं और एरिया बढ़ेगा। सरफेस एरिया जो होता है ना, किसी भी पर्टिकुलर एरिया का सरफेस एरिया जितना छोटा होगा साइज उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, उतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, और उतना ज्यादा जगह से वो मॉइस्चर और हीट लॉस करेगा, तो उतना ज्यादा वो जल्दी ड्राई होता है। तो याद रखेंगे कि साइज जितना बड़ा होगा ड्राइंग उतनी स्लो होगी, साइज जितना छोटा होगा ड्राइंग उतनी बड़ी हो, उतनी जल्दी होगी। समझे? तो ये जो दिख रहा है ये सिग्नल, ये किसका है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल? इनडायरेक्ट। अनुक्रमातीत क्या बोलते हैं इसको, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुक्रमानुपाती। हाँ, अनुक्रमानुपाती। ठीक है, तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बोल रहा है ये,
साइज बड़ा तो ड्राइविंग जो है कम, और साइज कम तो ड्राइंग ज्यादा। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं टेम्परेचर के साथ सोचूं तो बताओ, टेम्परेचर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनडायरेक्टली? डायरेक्ट। डायरेक्टली। डायरेक्टली। हाईली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा ड्राइंग उतनी ज्यादा होगी, वाटर जो है उतना जल्दी बॉईल होगा और ऊपर निकलेगा। तो हमेशा याद रखेंगे ड्राइंग के लिए हम लोग हाई टेम्परेचर का उपयोग कर सकते हैं, टेम्परेचर ज्यादा होने से ड्राइंग हो सकती है। पर क्या हाई टेम्परेचर होने से ड्राइंग आसानी से होती करके मैं 200 डिग्री 250 डिग्री या 150 डिग्री या 100 डिग्री में ड्राइंग कर सकता हूँ क्या? नो नहीं कर नो सकते। सर। याद रखेंगे कि टेम्परेचर को अगर 60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ाए तो सेंसरी क्वालिटी यानी कि स्वाद वाला क्वालिटी, ठीक है, और दूसरा न्यूट्रिशनल क्वालिटी, ये दोनों क्या होता है, खराब होता है। तो हम टेम्परेचर को कभी भी 60 डिग्री से ऊपर नहीं, मतलब ले जाते हैं, जरूरत पड़ती है, पर कोशिश यही रहती है कि कम से कम टेम्परेचर में काम चले। 80-90 में ड्राइंग करोगे तो फूड प्रोडक्ट का पूरा न्यूट्रिशनल क्वालिटी खराब हो जाएगा, फिर का ही मतलब। करते रहो ड्राइंग, बचा के रहो, सिर्फ पेट भरोगे न्यूट्रिशन तो मिलेगा नहीं, स्वाद आएगा नहीं, तो कोई मतलब है क्या उस चीज का? ठीक है। तो साइज के कारण, ये साइज जितना बड़ा उतना कम ड्राइंग, साइज जितना छोटा उतना ज्यादा ड्राइंग, टेम्परेचर जितना ज्यादा ड्राइंग उतनी ज्यादा या कम? हाई टेम्परेचर पे ड्राइंग ज्यादा ज्यादा। होगी कम होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा। ज्यादा टेम्परेचर का उपयोग करने से फिर जैसे कि विटामिन सी वगैरह खराब हो जाता है, बताया था ना, केरोटीन खराब हो यस जाता सर। है। तो फिर वो प्रॉब्लम भी आती है, उसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। ठीक। तीसरा एक और चीज आता है जो रिलेशन आपको समझना चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब उसके आजू बाजू जब हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं, मान के चलो कि मैं इसको यहाँ पे ड्राइंग कर, अच्छा इसको छोड़ो, छत में मान के चलो आप कपड़ा सुखाए हो, ठीक है, छत में कपड़ा सुखाए हो, ये आपका कपड़ा लटका हुआ है, ठीक है। गर्मी के मौसम में आप कपड़ा सुखाओगे और बरसात के मौसम में कपड़ा सुखाओगे, कौन से मौसम में कपड़ा जल्दी सूखेगा? गर्मी में। गर्मी में। गर्मी के मौसम में। बरसात के मौसम में लेट से सूखेगा, क्यों? क्योंकि बरसात के मौसम में जब पानी गिरता है तो वातावरण में नमी बढ़ जाती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी वातावरण की बरसात में हाई होती है, जबकि गर्मी में एकदम ड्राई कंडीशन होता है, सूखा सूखा, है कि नहीं? यस सर। अब एक बात बताओ, अगर बरसात के मौसम में रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई है और बरसात के मौसम में कपड़ा लेट से सूख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो ड्राइंग कम होगी या बढ़ेगी? कम होगी सर। कम होगी। कम होगी। और वहीं गर्मी के मौसम में जल्दी सूख जा रहा है, मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर कम है तो वातावरण में, तो ड्राइंग जो है फास्ट होगी या स्लो होगी? फास्ट होगी सर। फास्ट होगी। फास्ट। तो इसीलिए इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहा गया कि भैया रिलेटिव ह्यूमिडिटी जितना ज्यादा होगा उतना कम ड्राइंग होगा। इसको ऐसे भी समझो ना, ये कपड़ा है, इससे पानी को बाहर उड़ के जाना है, तो भैया एक बात बताओ, अगर वातावरण में ही कपड़े से ज्यादा मॉइस्चर मौजूद होगा तो क्या कोई प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा, कोई मॉइस्चर ग्रेडियंट बनेगा? नो सर। डिफरेंस नो नहीं सर। बनेगा। तो वातावरण में जब ऑलरेडी पानी मौजूद है तो कपड़े का पानी उड़ के क्यों वातावरण में जाएगा? यस सर। है कि नहीं? लेकिन मान के चलो वातावरण अपने आप में ड्राई है, मतलब पानी का कंसंट्रेशन कहाँ जाता है, वातावरण में या कपड़ा में, एनवायरमेंट में या कपड़े में? कपड़े में कपड़े में। जाना। तो तब तो ये खुद ही भागेगा ना कि चलो भैया निकलते हैं यहाँ से। हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन फ्लो होता है ना, यही काम तो काम करता है ना आपका। ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, गर्मी के यस मौसम सर। में क्यों ट्रांसपीरेशन लॉस ज्यादा होता है? क्योंकि वातावरण ड्राई होता है, और जहां वातावरण ड्राई नहीं है, ह्यूमिड है, वहां पे ट्रांसपीरेशन लॉस कम होता है ना? तो यस आर एच सर। हमेशा ड्राइंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर हुआ ये चीज? यस। यस सर। एक चौथा और लास्ट रिलेशन, प्रेशर। बताइए भैया प्रेशर के साथ कैसा रिलेशन रहेगा ड्राइंग का? सर बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा कि इनडायरेक्टली? प्रेशर में बढ़ाऊंगा तो ड्राइंग बढ़ेगा या घटेगा? देखो मान के चलो एक नॉर्मल टेम्परेचर है, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस या मान लो 35 डिग्री सेल्सियस, इसमें टेम्परेचर सेम है, आर एच फार एच को मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस मैं प्रेशर के साथ खेल रहा हूँ। मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो 35 डिग्री सेल्सियस में ड्राइंग बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। और मैं यस प्रेशर को सर। घटाऊंगा तो ड्राइंग बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। 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 ठीक है, यस उल्टा सर। है। ठीक है, लेकिन चलो कम से कम आंसर तो आ रहा है, कोशिश तो कर रहे हैं। देखो होता क्या है, प्रेशर और ड्राइंग का इनवर्स रिलेशन है भैया। प्रेशर जितना हाई होगा ड्राइंग उतना
कम होगा। प्रेशर जितना कम होगा ड्राइंग उतना ज्यादा होगा। हाई इसके होगा। पीछे हाँ बोलिए। कुछ नहीं सर। हाँ तो इसका सर एक रिलेशन बार समझते हैं। हाँ बताइए। एक बार और रिपीट कर। हाँ रुको बता रहा हूँ, अभी समझ में आएगा ये। देखो जनरली क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है? बॉइल टेम्परेचर ऑफ वाटर 100 100 डिग्री सेल्सियस। 100 100। डिग्री सेल्सियस। हम कितने टेम्परेचर में रहते हैं? 40-45 मैक्सिमम, है ना। 100 डिग्री सेल्सियस में होता है। ये मान के चलो कि हम नॉर्मली जिस प्रेशर में रहते हैं उसे हम कितना कहते हैं? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम जिसमें रहते हैं वो क्या है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 760 mmHg पढ़ते हो क्या? है यस ना। सर। यस। हाँ, अभी आप जिस प्रेशर में हो अपने घर में वो 760 mmHg या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर मान के चलो इस पर्टिकुलर प्रेशर में, जो इस कंडीशन में हम अभी हैं, इस हम जिस कंडीशन में, उस कंडीशन में वाटर कितने में बॉईल हो रहा है, कितने टेम्परेचर में बताओ? 100। 100 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री। कल के डेट में मान के चलो मैं यहाँ का प्रेशर को बढ़ाता हूँ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जगह 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये जो 100 डिग्री सेल्सियस में हो रहा है ना, ये हो सकता है 150 डिग्री में हो या 200 डिग्री में हो, लेकिन मतलब इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और वहीं अगर मैं इसको घटा के 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दूं, तो हो सकता है अभी जो 100 डिग्री सेल्सियस में बॉईल हो रहा है वो कितने ही डिग्री में बॉईल हो जाए? 25 डिग्री सेल्सियस में। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे मैं प्रेशर को रिड्यूस कर रहा हूँ बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस हो रहा है, मतलब पानी उड़ता जा रहा है। इसका मतलब ड्राइंग बढ़ रहा है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप जितना गिराओगे ड्राइंग की एक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि इवापोरेशन या बॉइलिंग जो है वो बढ़ेगा। हमेशा याद रखेंगे प्रेशर जितना कम बॉइलिंग पॉइंट भी उसके साथ साथ घटते जाता है, और ये चीज प्रैक्टिकली हमने किया है, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। फ्रिज ड्राइंग या वैक्यूम ड्राइंग सुनते हो ना, तो वैक्यूम ड्राइंग कैसे होता है भैया? प्रेशर को आप कम करते हो तो कम टेम्परेचर में ही पानी उबल जाता है। समझ पा रहे हो? सर यस। हाँ बोलिए। सर अपन ऐसे पढ़े जैसे कि प्रेशर बढ़ता है तो जो पार्टिकल्स रहते हैं वो ज्यादा और एक्साइटेड होते हैं, तो उसकी वजह से हीट और प्रोड्यूस होता है। तो सर इसमें मतलब कैसे तो रिलेशन? हीट हीट प्रोड्यूस हुआ तो वही तो हुआ ना। देखो बॉइल वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में बॉइल करता है, इसका मतलब ये है कि 100 डिग्री में जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी चाहिए एक वाटर मॉलिक्यूल को इवापोरेट होने के लिए। प्रेशर कम हुआ तो वो एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम हुआ, तो जो 100 डिग्री में जो एनर्जी फुलफिल हो रहा था वो 25 में हो गया। समझो इस हेलो चीज सर। को। हाँ बोलिए। सर हम लोग वो फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, PV इक्वल्स टू NRT, उसमें तो यस प्रेशर और सर। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर ऐसे में देखें तो वो प्रेशर भी ड्राइंग से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। यहाँ पे अपन जो है प्रेशर की टेम्परेचर से रिलेशन नहीं निकाल रहे हैं ना, यहाँ हम बॉइलिंग पॉइंट का ले रहे हैं लेकिन सर कि पानी टेम्परेचर तो की। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। हाँ हाँ वही मैं बता रहा कि देखो पानी कितने डिग्री में बॉईल होगा भैया, टेम्परेचर तो बढ़ी। आप हमने जब प्रेशर घटाया तो क्या टेम्परेचर घटा क्या? टेम्परेचर तो भाई वही था ना जितना था। और प्रेशर यस। जब आप 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हो तो भी हमारे वातावरण का टेम्परेचर 25 डिग्री ही है, और आप कम कर रहे हो तो भी अपन तो 25 डिग्री में ही है। लेकिन उस पर्टिकुलर देखो होता क्या है, इसको इस तरीके से समझो। मान के चलो ये एक इक्विपमेंट है, यहाँ पे प्रेशर हाई है, अभी फुल प्रेशर है, इतना प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक जो हम है। अब भैया इस प्रेशर में यहाँ पास एक प्रोडक्ट रखा है, इसके पानी को निकल के ऊपर जाना है। तो भैया एक चीज तो यह है कि पानी को इवापोरेट होने के लिए एनर्जी चाहिए। दूसरा जब इवापोरेट होके वो बाहर निकले तो ये जो प्रेशर यहाँ पे इस क्लाइमेट में है उसको भी तो क्रॉस करके उसको ऊपर जाना है, तब तो इवापोरेशन पूरा होगा ना। समझ पा रहे हो यस कि सर। एक तो भैया प्रोडक्ट से निकलने की एनर्जी, और निकलने के बाद बाहर में जो तनाव है उसको झेलने की एनर्जी चाहिए, है कि नहीं? तो इसको 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए। अब मैं मान के चलो कुछ ऐसा करूं कि बाहर से मैं ये पूरा प्रेशर ही हटा दूं, वैक्यूम क्रिएट कर दूं। अब पानी को बाहर निकल के इवापोरेट होने के लिए कौन सा संघर्ष करना है बताओ? सिर्फ इतना ही कि वो फूड प्रोडक्ट से बाहर निकल सके। बाहर में इवापोरेट होने से पहले भैया ये जो पर्टिकुलर चीज है इसके सरफेस में ऑलरेडी एनवायरमेंट एक तो प्रेशर लगा कर रखा है कि कोई चीज बाहर ना आए। तभी तो हमारे सब लोगों का शरीर का एक स्पेसिफिक साइज है ना। अगर प्रेशर को रिड्यूस कर दे तो फूल नहीं जाएंगे हम लोग अंदर के प्रेशर के कारण? होगा कि नहीं होगा? होगा। यस सर। यस सर। है ना।
तो ये देखो, जैसे ही हमने प्रेशर घटाया, ये एनवायरमेंट में जो फैक्टर थे जो इवापोरेशन की प्रोसेस को रोक रहे थे, वो वाला काम तो खत्म हो गया। तो पहले जितनी एनर्जी लग रही थी एक पर्टिकुलर पानी को इवापोरेट होने के लिए, क्या अभी भी उतनी ही एनर्जी लगेगी या कम एनर्जी में काम हो जाएगा? कम कम एनर्जी में। बस वही चीज है कि जब हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं तो बाहरी जो चीज है ना, दबाव जो बना के रखा था उस प्रोडक्ट पे, वो खत्म हो गया। तो जो 100 डिग्री लग रही थी वो 25 में काम हो गया। समझ पा रहे हो? और वो जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी या दुनिया भर की चीजें पढ़ते हैं, वो भैया प्रेशर और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। वहां पे ड्राइंग फ्राइंग की बात नहीं होती। समझ रहे हो? तो वो जो है वो आपका थर्मोडायनेमिक्स का, जहां तक वो है यस सर, थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स, यस। है ना, तो वो जो है हीट ट्रांसफर और फर्दर चीजों की है, यहाँ पे अपन कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि इसको हम थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकली अप्लाइड चीज है। फिर हम लोग इसको मैं आप लोग को एक इक्विपमेंट है मेरे पास वीडियो होगा मेरे पुराने मोबाइल में, कभी ऑन करूंगा तो भेजूंगा। हम लोग जो है फ्रिज ड्राइंग के थ्रू अपन जो है ये चीजें करते थे सीधा। और ये तो कुछ भी नहीं है, बर्फ को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट किया जाता है, लिक्विड भी नहीं बनता। अभी पढ़ोगे आप लोग, तो इसीलिए ये रिलेशनशिप को समझना जरूरी है। ठीक है, कभी सर सर्च टाइम करके भी देखना। रिड्यूस हो जाता है। टाइम रिड्यूस होता है, हाँ, उस ड्राइंग के कंपैरिजन में रिड्यूस होता है। एक्चुअली ये चीजें ऐसी नहीं है ना कि आपको मान के चलो टमाटर का खोइला बनाना है या आम का खोइला बनाना है, इसको उपयोग करो। हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है, बहुत ज्यादा महंगे मशीन्स होते हैं। ठीक है, तो टाइम भी रिड्यूस होता है, क्वालिटी जबरदस्त होती है। मैं आप लोग को बताऊंगा ना अभी टाइम के साथ, जैसे सभी टॉपिक में आगे बढ़ेंगे ना तो चीजों को तो समझ में आया। प्रेशर और टेम्परेचर ड्राइंग का रिलेशनशिप, प्रेशर कम होगा तो ड्राइंग बढ़ेगा कि घटेगा बताइए? बढ़ेगा। 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 ठीक है, समझ में आया ना ये चीज? आप लोग को दोनों का क्लियर हुआ आप लोग का? और वो पीवीएनआरटी वगैरह मेरा भी छूटे बहुत दिन हो गया, बट वो डायरेक्ट रिलेशन है, जहां तक जितना मेरे को 11वीं 12वीं में रिकॉल कर पा रहा हूँ, वो डायरेक्ट रिलेशन है उन लोगों का। यहाँ पे ये अलग चीज है। ठीक है, यस सर। क्लियर है ये चीज? यस ओके, तो अपने को ड्राइंग और ड्राइंग के डिफरेंट फैक्टर समझ में आए। यस ये 4 चीजें समझना जरूरी था। अब देखो, एक इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड होता है, उसको अपन लास्ट में समझेंगे। पहले आज अपन ड्राइंग और डिहाइड्रेशन समझते हैं और कुछ टाइप्स। तो कई प्रकार के ड्राइंग होते हैं, टाइप्स ऑफ ड्राइंग। ठीक है, मैं सीधा एक जनरल ले रहा हूं, ऐसा किसी बुक में नहीं लिखा है। मैं आप लोग को अपने हिसाब से टाइप्स ऑफ ड्राइंग पढ़ा रहा हूँ कि आपको जो जो चीजों का नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले आता है जिसे हम कहते हैं सन ड्राइंग। तो सन ड्राइंग का मतलब क्या हुआ भैया कि सनलाइट के नीचे रख दिए, घर में सब्जी काटे, घर में फ्रूट काटे, छत में ले गए, एक पर्रा क्या बोलते हैं उसको, एक बड़ा सा थाली में रखे और सनलाइट के नीचे सुखा दिए। उसी को क्या कहते हैं? सनलाइट, सन ड्राइंग। अंडर ड्राइंग अंडर सनलाइट, जब आप ड्राइंग करते हो किसके नीचे? ड्राइंग अंडर सनलाइट। जब आप सनलाइट के नीचे ड्राई करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? सन ड्राइंग कहते हैं। ये चीज क्लियर है? अब देखो, यस सर। मेथड, यही मेथड सदियों से चला आ रहा है। सब फिग सबसे पहला क्रॉप है जिसे ड्राइंग से प्रिजर्व किया गया था। ठीक है, तो देखो ये जो ड्राइंग है, इसकी खासियत क्या है सन ड्राइंग की, कि भाई आप जो है सनलाइट के नीचे ड्राई करते हो, कोई एनर्जी नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, छत में ले जाओ, लगा दो, रख दो बस। लेकिन इसके नुकसान बहुत है। नुकसान क्या है कि मान के चलो क्लाउडी वेदर आ गया या सनलाइट आई ही नहीं, तो उस केस में आपका ड्राइंग का प्रोसेस क्या हो जाएगा? इनहिबिट हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, मान के चलो कि एक साइड आपने 15 दिन ड्राइंग किया, दूसरे साइड 10 ही दिन ड्राइंग किया, सही टाइम में आपने उसको पलटा नहीं, उसका साइड चेंज नहीं किया, तो किसी साइड ज्यादा ड्राइंग होगा, किसी साइड कम ड्राइंग होगा। ये चीज होगा। यस तो दूसरा क्या होता है? इरेगुलर ड्राइंग होती है, ड्राइंग प्रॉपर नहीं होती है। तीसरा चीज, सनलाइट के नीचे तो इंसान गर्मी भर घूम दे तो वो काला हो जाता है कि नहीं? मेलानिन जम जाता है ना, बोलते नहीं है? यस सर, हमारे यहाँ गांव में बचपन में गर्मी छुट्टी में जब सब घूमते हैं तो लड़का लोग को क्या बोलते हैं? घर में गर्मी गर्मी में घूमा थे और करियावा थे, ऐसी बोलते हैं ना। गर्मी गर्मी में यस घूम रहे हो, काले हो रहे हो। गर्मी छुट्टी में घूमने से मना करती थी ना मम्मी, घर में बैठो आराम से करके सो, कुछ तो सो जाते थे हम, बच्चों को तो नींद आता नहीं है। ये होता था ना।
तो गर्मी में सनलाइट के नीचे अगर कंटिन्यू रखोगे तो क्या होगा, कलर जो है क्या होता है, डिटेरियोरेट होता है। माइक्रोबियल इन्फेक्शन ड्यूरिंग ड्राइंग होने के उम्मीद होते हैं, माइक्रोबियल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, है कि नहीं, बाद में नहीं बट प्रोडक्ट खराब तो होगा ना, ठीक है। उसके अलावा हम क्लाइमेट डिपेंडेंट रहते हैं, बरसात के मौसम में आप नहीं कर सकते, केवल गर्मी के मौसम में या ठंड के मौसम में आप कर पाओगे। तो ये सारे जो है वो डिसएडवांटेज हैं सन ड्राइंग के, समझ पा रहे हो। यस सर। यस सर। तो इन डिसएडवांटेज को देखते हुए लोगों ने सोचा कि कब तक हम जो है भगवान भरोसे बैठे रहेंगे कि भैया इस समय पानी गिरेगा तो हम नहीं करेंगे, तब होगा, या ये वो दुनिया भर की चीजें जो हैं। तो लोगों ने क्या किया कि क्यों ना इन सारी चीजों को हम जो है खुद ही अल्टर करें। भाई अगर कोई चीज ड्राइंग हो रहा है तो ड्राइंग के लिए क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, है कि नहीं। तो सनलाइट क्या देता है, सनलाइट से हमको क्या मिलता है, टेम्परेचर मिलता है ना, तो टेम्परेचर sir. हम आर्टिफिशियली दे देते हैं। गर्मी और बरसात के मौसम में देखा जा रहा है कि गर्मी में अच्छा हो रहा है, बरसात में नहीं हो रहा है। मतलब क्या चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगा हम यानी कि चाहिए। गर्मी का मौसम है कि नहीं, तो ड्राइंग ज्यादा हो रहा है। और वहीं बरसात के मौसम में रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो ड्राइंग नहीं हो रही। मतलब क्यों ना रिलेटिव ह्यूमिडिटी को अल्टर किया जाए, तो कम ह्यूमिडिटी वाला मशीन बना लिए। और क्या चीज देखा जा रहा है कि इरेगुलर ड्राइंग हो रहा है, तो क्यों ना भैया हम इसको मशीन के अंदर प्रॉपर टेम्परेचर और आरएस दें और दोनों साइड से बराबर हवा दें। मतलब क्यों ना हम जो है अंदर में एयर की स्पीड को भी रेगुलेट करें, क्योंकि आप देखिए होगे जब हवा चलता है तो चीज जल्दी सूखता है, क्योंकि हवा अपने साथ यस मॉइस्चर सर। उड़ा ले जाता है। अरे भैया आप तो ये देखिए हो कि जब नॉर्थ वेस्ट इंडिया से मानसून आता है तो पृथ्वी हमारे भारत के गर्म होने से, जब उधर के हवाएं जो हैं ये भारत के इस सरफेस एरिया के गर्म होने से जब इधर से हवा आता है तो पूरा का पूरा मानसून अपने साथ उड़ा के ले आता है। ये पढ़े थे ना मानसून कैसे बनता है। यस सर। यस सर। यस तो सर। फिर कपड़े से मॉइस्चर ले जाना हवा के लिए कौन सी बड़ी बात होगी। मतलब एयर स्पीड जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हवा भी रिमूव होगा। तो टेम्परेचर, आरएच, एयर, इन चीजों को रेगुलेट करने का एक मशीन बनाया जाए। तो इन चीजों को प्रेशर, इन चीजों को रेगुलेट करने के मशीन्स बनाते गए। और जब इसी को मैकेनिकली करते गए तो उस प्रोसेस को हमने क्या कहा, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब क्या हुआ, जब हम मैकेनिकली अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर में जब हम किसी चीज को ड्राई करते हैं, ड्राइंग मैकेनिकली अंडर कंट्रोल कंडीशन, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। कंट्रोल कंडीशन में क्या कंट्रोल करते हैं, टेम्परेचर, आरएच और एयर स्पीड। और स्पीड मत कहो यार, वेलोसिटी ज्यादा अच्छा लगता है, प्रेशर, ये सारी चीजें अपन कंट्रोल करते हैं। जरूरी नहीं कि सारी कंट्रोल एक ही मशीन में होगा, बट जब इनको हम कंट्रोल करके करें तो हमको क्या होता है कि हमको सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ती, हम अपने मर्जी से जब चाहे तब कर सकते हैं। समझ में आ रहा। यस सर। अब इन्हीं यस के सर। अल्ट्रेशन आप देखोगे, गजब चीजों को आप देखोगे आज, ठीक है। तो ये चीज हुआ डिहाइड्रेशन क्या होता है। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, जो हमारे उसके लॉस थे वो खत्म हो गए। अब बताओ, अब क्या क्लाउडी वेदर होने से हमको कोई प्रॉब्लम है। नो नो सर। सर। हमको क्या मतलब भैया, हम मशीन बंद करेंगे अपना काम करेंगे। मतलब क्लाइमेट डिपेंडेंसी जो थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। इरेगुलर ड्राइंग का जो समस्या था वो अब खत्म हो गया, है कि नहीं। और क्या प्रॉब्लम था बताओ, माइक्रोबियल इन्फेक्शन खत्म हो गया। यस और सर। क्या समस्या था, कलर डिटेरिएट होता था। कलर डिटेरियोरेट। जब हम गर्मी में घूमने ही नहीं निकल रहे तो काले क्यों होंगे। तो वैसे ही है, जब ये पर्टिकुलर चीज के बाहर निकल ही नहीं रही है तो क्या कलर का प्रॉब्लम होगा, कलर डिटेरियोरेशन का प्रॉब्लम नो सर। नहीं। तो ये देखो सारे चीजों को ये ठीक हो गए, इसीलिए हम लोग डिहाइड्रेशन की ओर गए हैं। समझ में आया। यस सर। यस सर। ओके, तो देखो एक हमने पढ़ा सन ड्राइंग, उसका अल्टरनेटिव हमने बनाया ये। एक और आता है दूसरा टाइप का, लिख लो, जिसे कहते हैं शेड ड्राइंग। शेड ड्राइंग क्या होता है, शेड ड्राइंग का मतलब क्या हुआ कि भैया डायरेक्ट सनलाइट में ना रख के छांव में रख के सुखाओ, क्योंकि छांव में भी रखोगे तो वातावरण की गर्मी महसूस करेगा तो वाटर तो इवापोरेट होगा, है कि नहीं। लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगा तो कलर डिटेरियोरेशन का जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा।
तो Yes, कई sir. बार क्या होता है, कलर को प्रिजर्व करने के लिए डायरेक्ट सनलाइट की जगह शेड में हम लोग करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, शेड ड्राइंग। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, सनलाइट के नीचे करते तो ज्यादा जल्दी ड्राइंग होती, शेड में थोड़ा और लंबा समय लेगा। तो दूसरा टाइप का चीज क्या होता है, शेड ड्राइंग। क्यों करते हैं, कलर को प्रिजर्व करने के लिए। अब शेड ड्राइंग में हवा चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेम्परेचर बस होने से क्या होगा, हवा चलेगा तो जल्दी ड्राइंग होगी। तो याद रखेंगे, रिक्वायर्स प्रॉपर एयर सर्कुलेशन प्रॉपरली होना चाहिए। और इसमें खराबी क्या है, रिक्वायर्स मोर टाइम देन सन ड्राइंग, सन ड्राइंग से ज्यादा टाइम चाहिए, समझ रहे हो। यस सर। तो ये होता है शेड ड्राइंग। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि ग्रीन चिली, रेड चिली, ओकरा, ये सबको शेड ड्राइंग करते हैं। ठीक है, हर्ब्स, बहुत सारे हर्बेशियस प्रोडक्ट होते हैं उन सबको। ठीक है, तो पहला हुआ ड्राइंग, ड्राइंग में तो सभी चीज को करते हैं। दूसरा हुआ शेड ड्राइंग, समझ में आया ये दो चीज। यस यस सर। तीसरा आता है जिसे कहते हैं ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन। ये सब एक ही है, आप लोग टॉपिक्स को समझिए। ठीक है, कौन किसका टाइप है, थ्योरी पेपर थोड़ी लिखना है अपने को चीजें समझ आनी चाहिए। ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन, ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन से क्या समझते हैं, तो आप सभी लोगों ने बचपन में प्रैक्टिकल किया होगा। एक तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रखते हैं, इस पर हाई शुगर कंसंट्रेशन का लिक्विड रखे, इधर लो शुगर कंसंट्रेशन का लिक्विड रखे। आप देखते हो कि शुगर इधर मूव करता है और पानी इधर मूव करता है, क्योंकि जिसमें शुगर का कंसंट्रेशन कम है मतलब वाटर ज्यादा है, और शुगर कम है। जिसमें हाई शुगर कंसंट्रेशन है मतलब वाटर कम है और शुगर ज्यादा है कि नहीं, समझ पा रहे हो ना। Yes, sir. यस सर। एग्जाम्पल से समझो भैया, 100 ml इधर है, 100 ml इधर भी है, इधर 20 ग्राम शुगर है, इधर 40 ग्राम शुगर है इस 100 ml पानी में। इधर केवल, अब 20 ग्राम शुगर है मतलब पानी कितना हुआ 80 ml, और 40 ग्राम है मतलब पानी कितना हुआ 60 ml। कौन सा हाई कंसंट्रेशन शुगर सॉल्यूशन है, कौन सा लो कंसंट्रेशन शुगर सॉल्यूशन है, बताओ। 40 40 ग्राम वाला हाई कंसंट्रेशन। 40 ml हाई ये कंसंट्रेशन हाई शुगर कंसंट्रेशन वाला साइड हो गया, ये लो शुगर कंसंट्रेशन वाला साइड हो गया। तो वही बोल रहा हूँ, हाई शुगर कंसंट्रेशन के साइड देखो पानी कम है ना 60 ml, और शुगर ज्यादा है। अब एक बात बताओ, जब इधर 80 ml है इधर 60 ml है, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो पानी किधर से मूव करेगा, 80 से 60 की ओर मूव करेगा ना, सॉरी यस हाँ 80 से 60, है कि नहीं। तो Yes. पानी इधर की ओर मूव किया, और शुगर किधर मूव करेगा, इधर से इधर की ओर। समझ पा रहे हो, मतलब अगर मुझे अपने किसी भी प्रोडक्ट को ड्राई करना है, तो यहां से अपने को यह समझ में आया कि हमेशा लो कंसंट्रेशन शुगर से हाई कंसंट्रेशन शुगर की ओर पानी का मूवमेंट होता है, क्योंकि इधर पानी ज्यादा है। और हमेशा हाई शुगर कंसंट्रेशन से लो शुगर कंसंट्रेशन की ओर शुगर का मूवमेंट होता है, क्योंकि इधर शुगर ज्यादा है। समझ पा रहे हो इस चीज को। Yes, sir. तो यस सर। अगर मान के चलो मेरे पास आम का जूस है या एक आम है, मुझे इसको सुखाना है, तो मैं क्या करूंगा, आम सर का टीएसएस है मान के चलो 12%, एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं रेंडमली। तो मैं क्या करूंगा, इसको एक ऐसे सॉल्यूशन में डुबाऊंगा जिसका खुद का टीएसएस कितना हो, 12 से 50%, 40%, 30%, 60%, है ना। जैसे उस सॉल्यूशन में डुबोया, इसके अंदर का जितना पानी रहेगा वो बाहर निकलेगा, है कि नहीं, और Yes. बाहर का शुगर अंदर घुसेगा। तो पानी की तो निकला ना बाहर, तो ड्राइंग हुआ कि नहीं हुआ, Yes, sir. है ना। तो इसे ही ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन कहते हैं। ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि हम अपने फूड मटेरियल को एक ऐसे लिक्विड सॉल्यूशन में रखते हैं या सॉल्ट सॉल्यूशन में रखते हैं जिसका कंसंट्रेशन हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन से हाई हो, ताकि पानी बाहर निकल जाए। इसी को कहते हैं ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन। लिखिए, फूड मटेरियल इज सोक्ड, सोक्ड यानी डुबाना, इन अ हैवी, हैवी मतलब थिक लिक्विड शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है,
इन अ हैवी सुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन। हैवी सुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दोगे तो पानी पूरा बाहर निकल जाएगा। और यही तो मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन में पढ़े थे ना शुगर में, कि शुगर क्या करता है, पूरा पानी को बाहर निकाल देता है, याद है? यस सर। तो जब Yes, हम sir. हाई ऑस्मोटिक प्रेशर वाले सॉल्यूशन का उपयोग करते हैं तो उसे ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन कहते हैं, ड्राइंग के लिए। ठीक है, समझ पा रहे हो? यस सर। तो जनरली इसको फ्रूट क्रॉप, वेजिटेबल क्रॉप में अलग अलग टाइप का सॉल्यूशन का उपयोग करते थे, इसे कहते हैं ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन। अच्छा एक बात बताओ, कब तक इधर से पानी बाहर निकलते रहेगा और कब तक उधर से शक्कर अंदर घुसते रहेगा? दोनों का जब तक दोनों का कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन बराबर इक्विलिब्रियम में ना है। हाँ, यहाँ का पानी और बाहर वाले सॉल्यूशन का पानी का कंसंट्रेशन जब बराबर हो जाएगा तब पानी का फ्लो रुकेगा, और शुगर का होगा तब शुगर का। मतलब कौन से कंडीशन में आ जाए? आइसोटोनिक कंडीशन में आ जाए। याद है, पढ़े हो नहीं? यस सर। इसको याद नहीं रखना है, यस बस एक बता रहा हूँ। ठीक, तो ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन समझ में आया सभी लोगों को? यस सर। Yes, sir. चौथा टाइप, भैया ये बताओ, स्प्रे ड्रायर का नाम सुने हो? स्प्रे ड्रायर या स्प्रे ड्राइंग, लिख लो स्प्रे ड्राइंग, लिख लो स्प्रे ड्राइंग। नेक्स्ट है हमारा क्या? स्प्रे ड्राइंग। अब स्प्रे ड्राइंग का मतलब क्या होता है? तो क्या होता है कि हमें मान के चलो कि कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो हमको एकदम पाउडर के फॉर्म में चाहिए। मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि, बोला हर्ष बोल रहा है कि सर मेरे को ना ऑरेंज जूस पीना है, और वो भी कौन से महीने में? गर्मी के महीने में। और ऑरेंज कब आता है? मान के चलो सितंबर अक्टूबर में। और मेरे को ऐसा ऑरेंज जूस चाहिए सर जो एकदम एग्जैक्ट ऑरेंज के जैसा टेस्ट दे। तो ऐसे में मेरे को पूरा ऑरेंज का ओरिजिनल कंटेंट जो है पानी को छोड़ के उसको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा, जूस को तो उतने दिन तक नहीं रख सकता। तो मुझे एकदम पाउडर फॉर्म में ऑरेंज को बचा के रखना है। तो रसना पाउडर डालोगे तो कहीं ना कहीं ऑरेंज का आ जाता है। अब वो 1 रुपए वाला रसना नहीं भाई, अच्छा वाला रसना, तो सिमिलर टेस्ट देता है, पूरा कंप्लीट है कि नहीं? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? फ्रूट प्रोडक्ट को पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे कि दूध पाउडर, दूध पाउडर लेते हो तो एकदम दूध के जैसा स्वाद आ ही जाता है ना, थोड़ा बहुत अंतर तो रहेगा बट आ जाता है ना। यस सर। तो इस टाइप का हाई वैल्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए हम स्प्रे ड्राइंग का यूज करते हैं। अब ये होता कैसे, इसको समझो। ये एक तो पर्टिकुलर हमारा क्या हो गया? मशीन इक्विपमेंट। इसमें क्या करते हैं? ऊपर में एक एटोमाइजर लगाते हैं, एक इक्विपमेंट रहता है। वो क्या करता है, हम यहाँ पे अपन ऊपर से क्या डालेंगे? जूस डालेंगे। ये जूस को बहुत छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे साइज ना, मतलब मिस्ट से भी छोटा मान लो, या मिस्ट के जितना एकदम छोटे छोटे साइज में इसको क्या करेगा? छोड़ेगा। किसको? जूस पार्टिकल को। तो जूस का जो लिक्विड है देख रहे हो, एकदम छोटे छोटे ड्रॉपलेट के फॉर्म में नीचे की ओर गिर रहा है। और यहां से मान के चलो अपन क्या करेंगे? हवा चलाएंगे। हवा चलाएंगे मतलब इधर से चला दिए अपन एयर। अब ये नॉर्मल एयर होता ना तो ये अपने साथ ये पूरे मॉलिक्यूल को उड़ा के इधर बाहर ले जाता, पर ये एयर है भैया 200 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर है एयर का बताओ? 200 200 डिग्री। डिग्री। अब जैसे ही ये हवा चल रही है, और जैसे ही इस हवा में 200 डिग्री सेल्सियस का हवा में ये लिक्विड पहुंचेगा, एकदम धीमी स्पीड में चल रही ना, तो यहाँ पास टेम्परेचर है भैया 200 डिग्री। ये लिक्विड का क्या होगा बताओ? पेपर। वेपर बन जाएगा। इस लिक्विड के वाटर ड्रॉप में जितना वाटर होगा वो उड़ जाएगा, और सिर्फ जो थोड़े मोड़े सॉलिड पार्टिकल होंगे वही नीचे गिरेंगे। समझ पा रहे हो? ये जो वाटर ड्रॉप है इसमें भी भैया कुछ लिक्विड कुछ सॉलिड होंगे ना, है कि नहीं? यस सर। तो जितना लिक्विड होगा ना वो तुरंत वेपर बन के, भाप बन के उड़ जाएगा, और जितना सॉलिड होगा वो नीचे पाउडर बन के नीचे गिरेगा। और इस तरीके से हमको रसना पाउडर या दूध पाउडर नीचे मिलते जाएगा और ये ऊपर जाते जाएगा। समझ पा रहे हो इस चीज को? कैसे काम Yes. करता है स्प्रे ड्रायर? स्प्रे किए अपन वो हमारे जूस को किस फॉर्म में? छोटे छोटे
एटम्स के फॉर्म में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल, वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में, इधर से हवा दे दिया, हवा का टेम्परेचर इतना हाई था कि जैसे ही हवा उसके कांटेक्ट में आया पूरा इवापोरेट हो गया उसका लिक्विड, सिर्फ सॉलिड नीचे गिरा, क्योंकि अब सॉलिड थोड़ी इवापोरेट होगा। अब एक बात बताओ, टेम्परेचर कितना रखे हैं हवा का? 200 डिग्री। डिग्री सेल्सियस। अपने को तो पता है कि टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना ड्राइंग भी ज्यादा होगा, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट भी था कि टेम्परेचर ज्यादा होने से न्यूट्रिशनल और सेंसरी क्वालिटी भी खराब होता है। और हमारे यहाँ हर्ष का कहना कि भैया एकदम सेम टेस्ट वाला चाहिए सर, या तो उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी वगैरह एकदम बढ़िया होनी चाहिए। एक बात बताओ, 200 डिग्री सेल्सियस की हवा को मैं इस लिक्विड में डाल रहा हूँ, क्या लगता है क्या होगा उसका न्यूट्रिशनल क्वालिटी का, सेंसरी क्वालिटी का? खत्म हो जाना चाहिए सर। बिगड़ खत्म जाएगा। हो जाना चाहिए। तो आप लोगों के हिसाब से ये जो पाउडर नीचे गिर रहा है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए उस हिसाब से? 60 से 70। नहीं नहीं, अभी कितना होगा जब 200 डिग्री 200 सेल्सियस ही का होना हवा डाल? चाहिए, 200 जितना ही 200 ही होना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, जब आपके हाथ से पेट्रोल उड़ता है तो हाथ कैसा लगता है, ठंडा की गर्म? ठंडा ठंडा लगता है। तो भैया जब यहाँ से लिक्विड निकलेगा तो प्रोडक्ट ठंडा होगा कि गर्म होगा? ठंडा। ठंडा होगा। ठंडा होगा। तो ये जो पाउडर नीचे गिरता है ना भैया, ये 80 डिग्री सेल्सियस मात्र होता है टेम्परेचर इसका। क्यों? क्योंकि वहां से तो लिक्विड जो है, क्या बोलते हैं कि इवापोरेट हो रहा है, तो वो यहाँ का हीट भी ले गया, इसको गर्म नहीं होने देता। तो रेयर, अब मैं 80 मैक्सिमम बता रहा हूँ ना, रेयरली 80 से ऊपर टेम्परेचर जाएगा, उससे कम ही रहता है इसका टेम्परेचर। क्यों? इसका कारण क्या है? इवापोरेटिव कूलिंग कूलिंग। जब यहाँ पास से आपका इवापोरेशन हुआ टेम्परेचर के कारण, तो ये चीज ठंडा हुई और इसका टेम्परेचर कम रहता है और इसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी मेंटेन रहती है। समझ में आ रहा है स्प्रेड रिंग कैसे काम करता है? तो इस यस। मेथड से जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो प्रोडक्ट एकदम हाई क्वालिटी का होता है, बहुत बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है। और दूसरी चीज, बहुत ज्यादा जो हीट सेंसिटिव टाइप के मटेरियल होते हैं ना, उनको इससे बनाया जाता है। किसके लिए यूज होता है? लिख लो, यूज्ड फॉर हीट सेंसिटिव मॉलिक्यूल्स। दूध को अगर ज्यादा गर्म करोगे तो वही से उसका प्रोटीन खत्म, तो क्या ही काम का। तो ऐसे चीजों को प्रिजर्व करने के लिए, ड्राई करने के लिए करते हैं। गर्म करके भी आप ड्राई कर सकते हो, पर फिर पूरा खत्म हो जाएगा वो। समझ में आ रहा है चीजें क्या है? समझे? तो यस सर। इसलिए स्प्रे ड्राइंग का उपयोग होता है। अब एक बात बताओ, ये एकदम नीचे गिरा है, अभी पूरा पानी उड़ गया है, ये प्रोडक्ट नहीं चाहेगा कि मेरे को पानी वापस मिले? भाई किसी करोड़पति आदमी के पूरे पैसा को छीन लो आप और उसको रोड में छोड़ दो भिखारी बना के, किसी दिन गलती से दिखेगा वो, दिख जाओगे आप उसको, तो वो मारने के लिए नहीं दौड़ेगा मेरा पैसा वापस कर करके। यस सर। तो भैया इसका पूरा पानी छीन लिए हो, तो वातावरण में जहां तहां से पानी मिलेगा, ये नहीं चाहेगा कि उस पानी को खींच लूं और फिर से नॉर्मल स्टेज में आ जाऊं? यस यस सर। सर। पौध यस सर। किसी भी प्रोडक्ट की इसी क्वालिटी को, कि वो वातावरण से पानी को अपनी ओर खींचने लगे, उसी क्वालिटी को क्या कहते हैं? हाइग्रोस। हाइग्रोस्कोपिसिटी। हाँ, हाइग्रोस्कोपिसिटी क्या होता है भैया? हाइग्रोस्कोपिसिटी बताइए। मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है सब्सटेंस। हाइग्रोस्कोपिसिटी का मतलब क्या हुआ? एबिलिटी ऑफ अ फूड टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम जैसे यूरिया एब्जॉर्ब कर लेता सर। सराउंडिंग एयर। हाँ, यूरिया। ठीक है, व्हेन ड्राइड, अगर आप फूड को ड्राई कर दिए हो तो उसकी एबिलिटी की वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है आजू बाजू के फूड एनवायरमेंट से, उसे ही हम लोग हाइग्रोस्कोपिसिटी कहते हैं। और ऐसा प्रोडक्ट, उसे हम क्या कहेंगे? हाइग्रोस्कोपिक फूड। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना है, ये कैसा बनेगा? रसना पाउडर या दूध पाउडर? हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक, है ना? तो हाइग्रोस्कोपिक फूड प्रोडक्ट बनता है भैया, याद रखेंगे। इसीलिए देखे होगे, कॉफी पाउडर, रसना पाउडर का पैकिंग एक दिन खोल के छोड़ दो, अगले दिन पूरा उसमें लिक्विड लिक्विड टाइप फील होता है, आपको ये दिखेगा कि यार ये तो जम गया, होता है ना? यस सर। बॉर्नवीटा ये सब यस जम सर। जाते हैं। दूध पाउडर का पैकिंग देखो कैसे स्टील के सॉलिड डिब्बे में पैक होके आता है, प्रॉपर एयर टाइट पैकिंग होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए थोड़ी है भैया, वो तो आई है। मेन तो भैया मॉइस्चर नहीं आना चाहिए, नहीं तो खत्म प्रोडक्ट। समझे? यस सर।
सर यार ओके, वैन की बात की थी ना। व्हेन ड्राइड। ओके सर। ठीक है, तो इस अब जो फूड मटेरियल बनते हैं स्प्रे ड्राइंग या इन टाइप की चीजों से, ये हाईली हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, अब हमने तो बना लिया। अब एक बात बताओ कि दूध पाउडर तो भैया 200 रुपए में बिकता है, तो वहां तो ठीक है आप टीन कैन का उपयोग करोगे। टाटा नमक कितने रुपए में बिकता है? 22 रुपया, 21 रुपया, 18 रुपया। 20। यस। यस अब सर। 20 रुपए के लिए कैन बनाओगे क्या 20 रुपए का? नो सर। नो सर। तो ऐसे अब भैया नमक भी तो ऐसे ही बनता है, नमक को भी तो मतलब इस मेथड से नहीं बनता, बट नमक भी तो सुखा के बनाया जाता है ना। तो नमक फिर क्या होता है, नमक में भी तो ऐसे एक दूसरे से चिपक जाएगा ना नमक भी। लेकिन यस सर। नमक को देखे हो चिपकता है। नो सर। नहीं सर। तो लेकिन पैकिंग उतनी सॉलिड नहीं होती उसकी। तो इसके लिए ये जो एक दूसरे से प्रोडक्ट जो है आके चिपक जाते हैं ना मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके, इस प्रोसेस को कहते हैं केकिंग। यस केकिंग, सर। एक दूसरे से चिपक जाना। और एक दूसरे से ना चिपके इसके लिए कुछ केमिकल का उपयोग करते हैं जिसे कहते हैं एंटी केकिंग एजेंट। क्या होता है एंटी केकिंग एजेंट? इनका काम क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिसिटी वाली क्वालिटी को कम करना, ताकि प्रोडक्ट एक दूसरे से चिपके ना। इसके लिए क्या किया जाता है, एंटी केकिंग एजेंट का उपयोग किया जाता है। लिख लो अपने शब्दों में कि भैया एक दूसरे से चिपके ना, इसलिए हम लोग एंटी केकिंग एजेंट यूज करते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है आपके कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इन टाइप की चीजों को रखते हैं। या फिर फॉस्फेट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, गार्लिक पाउडर, ओनियन पाउडर, सोयाबीन लेसिथिन सर। सोयाबीन लेसिथिन। हाँ मतलब और यस भी सर। बहुत सारे हो सकते हैं। इनका उपयोग जनरली हम करते हैं। तो समझ में आया, स्प्रे ड्राइंग करके बना बस देने से नहीं होगा भैया, उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा। तो स्प्रे ड्राइंग समझ में आया? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है, आज थोड़ी क्लास लंबी चलेगी। ओके, तो रुकना, बाकी बाद में रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, बट कोशिश करो रुक के अच्छे से समझ लो, जो डाउट होगा क्लियर कर लेना। तो स्प्रे ड्राइंग समझ में आया आप लोगों को? किसके लिए उपयोग होगा स्प्रे ड्राइंग? मिल्क, एग, कॉफी। ठीक है, कार्बोनेट और के बाद क्या लिखना है? कार्बोनेट के बाद फॉस्फेट है, फॉस्फेट है वो, फॉस्फेट लिख लीजिए, फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। हाँ भैया, हाँ हाँ बताओ। ठीक, मैं लगा रहा 10-15 मिनट में। हाँ तो आओ ना, रूम आओ। हाँ तो आओ ना, जोर आओ, फोन करना मेरे को। कभी भी हो फोन करना। अच्छा ठीक है, रुको मैं लगाता हूँ फिर। ओके ओके, ठीक। तो इन चीजों के लिए यूज होता है, जो जूसेस होते हैं। तो हाई वैल्यू प्रोडक्ट के लिए क्या यूज होता है आपका, ये स्प्रे ड्राइंग। सर एग स्प्रे कैसे ड्राइंग। होगा क्लियर? इसमें स्प्रे ड्राइंग में? एग को तो पता नहीं, कि एग को जहां तक मेरे को लगता है कम टेम्परेचर में वो करने के लिए। नहीं, ये हीट सेंसिटिव लिखते लिखते एग लिख दिया, एग को मत लिखना। एग का भी प्रोटीन प्रोटीन बनाते होंगे, क्या पता क्या क्या पाउडर तो बनता है दुनिया भर का, तो प्रोटीन पाउडर में भी बनाते होंगे एग से। और प्रोटीन को वे मान के चलो प्रोटीन। 60 डिग्री के ऊपर आप वैसे भी ड्राई करोगे तो खत्म ही हो जाना है उसका प्रोटीन। तो उसके लिए यस। शायद यूज करते होंगे एग को। ठीक है, ओके सर। ओके। चौथा टाइप का ड्राइंग है जिसे कहते हैं भैया वैक्यूम ड्राइंग। अब वैक्यूम ड्राइंग, तो ये भी भैया हाई वैल्यू प्रोडक्ट के लिए है। वैक्यूम का सेटअप आप जो है नॉर्मल प्रोडक्ट के लिए तो करोगे नहीं। तो हम इसमें क्या, क्योंकि कॉस्ट ऑफ ये जो पर्टिकुलर ड्राइंग है ये बहुत ज्यादा हाई होता है। तो वैक्यूम ड्राइंग क्या होता है, वैक्यूम ड्राइंग मतलब क्या हुआ, कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने की कैपेसिटी होती है। अच्छा, स्प्रे ड्राइंग का डेफिनेशन लिखोगे क्या? डेफिनेशन जैसा तो कुछ नहीं है, बट लिख लो इसका कंटेंट। इसमें क्या होते हैं, लिक्विड नहीं, लिखो लिखो, जूस आर एटोमाइज्ड, एटोमाइज्ड टू minute droplets which results in drying
in seconds when exposed to air of हायर टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर के एयर से जब अपन उसको करते हैं, एयर से एक्सपोज करते हैं, तो ये होता है लगभग 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यस सर। ठीक। तो इसको बाद में वीडियो देख के लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख दिया हूँ, बोल दिया हूँ, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अब अपन जो है वैक्यूम ड्राइंग की बात करें तो कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, ये भी बना सकता है। अब वैक्यूम में क्या करते हैं, तो आप लोगों को के साथ हम लोगों ने अभी प्रेशर का रिलेशन पढ़ा है। हम फूड को पहले तो एक चेम्बर में रखते हैं, उस चेम्बर में रखने के बाद एक तो ऐसा पाइप बनाते हैं, एक मोटर लगाते हैं, जो जैसा नहीं होता है नहर से पानी खींचने के लिए नहर में एक तो मोटर लगाते हैं, पूरा यस पानी को सर। खींच के अपने खेत में ले आते हैं, वैसे ही एक मोटर लगाते हैं, वो अंदर के पूरे एयर को निकाल के बाहर फेंकते जाता है। जैसे जैसे एयर बाहर गया, यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा, यस और सर। यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा। तो जब हम नॉर्मल एयर जब यहाँ पे मौजूद था, तो वाटर कितने डिग्री सेल्सियस में बॉईल हो रहा था, 100 डिग्री सेल्सियस में, और वाटर इवापोरेट होता था। तो इस डिग्री में अगर अपने को वाटर को इवापोरेट करना है, तो हमको 100 या 70-80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचना पड़ता था, तब ड्राइंग होती थी। पर अभी हमने क्या किया, ये मोटर लगा के यहाँ के पूरे प्रेशर वाले, मतलब पूरे एयर को बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे हवा ही नहीं है, प्रेशर कम है। प्रेशर कम है अगर, तो अब क्या होगा, जो लगभग 100 डिग्री सेल्सियस में इवापोरेट हो रहा था, हो सकता है 35 डिग्री सेल्सियस में ही इवापोरेट हो जाए। और हमारा ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, वो क्या होता है, कम टेम्परेचर में भी क्या हो जाता है, ड्राई हो इवापोरेट हो ड्राई हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है वो लिक्विड। और इस तरीके से जब ड्राइंग करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वैक्यूम ड्राइंग वैक्यूम। कहते हैं। समझ पा रहे हो क्या होता है वैक्यूम ड्राइंग? यस सर। ठीक है, तो लो टेम्परेचर, हम नॉर्मल टेम्परेचर में ही ड्राइंग करते हैं। उस दिन मेरा वो जो था ना डॉक्टोरल सेमिनार, वो इन्हीं क्वालिटी को, चीजों को ठीक करके रखने के ऊपर था, पर उस दिन का लेक्चर में रिकॉर्ड नहीं कर पाया, नहीं तो आप लोग को समझ में आता कि क्यों इस पे इतना फोकस किया जाता है। तो वैक्यूम ड्राइंग समझे क्या होता है वैक्यूम ड्राइंग? टेम्परेचर उतना ही रहेगा, हम क्या करते हैं, किसको रेगुलेट करते हैं, प्रेशर प्रेशर। को, और उसके थ्रू कम टेम्परेचर में इवापोरेट करके जब ड्राइंग करते हैं, जिसे वैक्यूम ड्राइंग कहते हैं। समझ में आया क्या होता है वैक्यूम ड्राइंग? ये सब हाई वैल्यू प्रोडक्ट के लिए यूज होता है ना। ऐसा नहीं होगा कि आपको कोयला बनाना है तो आप इसको करोगे, मर जाएगा कोयला, फिर कोयला मिलेगा 500 रुपया में एक पीस। समझ आया ना? यस सर। ठीक। और एक टाइप, कितने टाइप का पढ़ लिए, 4 पढ़ लिए। 5वां होता है जिसे कहते हैं फ्रिज ड्राइंग, ये लास्ट है। फ्रिज ड्राइंग लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट है। फ्रिज ड्राइंग क्या होता है भैया? तो फ्रिज ड्राइंग में क्या करते हैं, ये भी हाई वैल्यू प्रोडक्ट के लिए यूज होता है। हम क्या करते हैं, जो हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट होते हैं, मान के चलो संतरा का जूस है, तो संतरा को जूस को पहले मैं क्या करूंगा, फ्रीजिंग कर लूंगा। लो टेम्परेचर का उपयोग करके सबसे पहले मैं क्या करूंगा, संतरा के जूस को क्या कर लूंगा, आइस में कन्वर्ट कर लूंगा, मतलब फ्रीजिंग कर लूंगा। तो ये रहा संतरा का जूस, ये मतलब पानी है, इसमें ये संतरा के जूस में कुछ वाटर मॉलिक्यूल रहेंगे, कुछ मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन ए, और ये सारे पल्प रहे होंगे। पल्प तो पल्प ही रहेगा, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम तो वही रहेगा, लेकिन जो वाटर रहेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बर्फ में। इस तो फ्रीज ड्राइंग में पहले क्या करते हैं, उसको फ्रीजिंग करते हैं, फ्रोजन करते हैं फूड को। तो देखो 2 चेम्बर रहता है, नीचे वाले चेम्बर में हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे क्या करते हैं, फ्रीजिंग। तो हमारा लिक्विड यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गया, पूरा आइस में कन्वर्ट हो गया, बर्फ में। समझे? फिर क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम ऊपर वाले चेम्बर में ले जाएंगे। ऊपर वाले चेम्बर में क्या होता है, यहाँ पे होता है वैक्यूम। यहाँ ये क्या होता है, वैक्यूम मेंटेन करने वाला चेम्बर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बर्फ जमने के बाद टेम्परेचर कम ही रखते हैं, धीरे 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 प्रेशर को कम करते हैं। अब प्रेशर को जब मैं कम करूंगा, तो क्या होगा, वो लिक्विड जो पहले, वो जो बर्फ जो आपने जमाया था, वो नॉर्मल टेम्परेचर में पहले किस में कन्वर्ट होता है भैया, बर्फ लिक्विड। जो है लिक्विड। फिर लिक्विड अगर लिक्विड में। टेम्परेचर और बढ़ा तो किस में कन्वर्ट होता है,
गैस। गैस। वेपर फॉर्म है। लेकिन अगर मान के चलो मैं बर्फ को ही 100 डिग्री सेल्सियस में डायरेक्ट रख दूं तो वो डायरेक्ट भाप बन के उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? यस सर। यस यस है सर। ना, इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं, पढ़े होगे ना, कंडेंसेशन, यस सब्लिमेशन। सर। जब सॉलिड फेज से लिक्विड में ना हो के डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो तो उसे सब्लिमेशन कहते हैं। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़े हो। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? सर ऊर्ध्वपातन। हाँ, जो बोल रहे हैं सुने हो, जो अगर कोई हिंदी मीडियम से अगर हो तो। सब्लिमेशन है ना, कंडेंसेशन यानी कि पानी का बर्फ जमना, या फिर लिक्विड का गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना, कंडेंसेशन है जहां तक। और गैस, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनना सब्लिमेशन। ये मतलब ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये होती है। तो क्या होता है, जैसे ही हम बर्फ को यहाँ ला के रखते हैं, बर्फ में जमा हुआ जूस को, जितना लिक्विड रहा होगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर, वो पूरा लिक्विड पानी जितना रहा होगा, पूरा पानी बर्फ जम गया होगा। और बाकी पल्प और जो भी सॉलिड मटेरियल रहा होगा वो तो वही वैसा का वैसा ही रहा होगा, लो टेम्परेचर में भी, है नहीं। तो जैसे ही हम इसको वैक्यूम में रखते हैं, पूरा बर्फ जो है डायरेक्ट गैस बन के उड़ जाता है, वेपर बन के, लिक्विड भी नहीं होता। और इस तरीके से जितना लिक्विड है वो उड़ गया, बचा नीचे वो क्या है, केवल और केवल सॉलिड मटेरियल उसका। इस तरीके से भी ड्राइंग होता है। इस ड्राइंग को क्या कहते हैं, फ्रिज ड्राइंग। समझ पा रहे हो? सर यस अंदर सर। टेम्परेचर वैक्यूम जब हम क्रिएट करेंगे तो टेम्परेचर कम होगा ना वहाँ पे? टेम्परेचर नॉर्मल वही 20 25 30 डिग्री। ओके सर। ठीक है। तो यहाँ वैक्यूम का यूज करके हम कम टेम्परेचर में ही गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट कर दे रहे हैं आइस को। तो यही प्रोसेस है इसका, फ्रिज ड्राइंग। और इसका क्वेश्चन नेट 2020 में आया था कि फ्रिज ड्राइंग को और क्या कहते हैं। तो हम तो ये वाला मशीन हमारे यहाँ था, तो हम तो इसका उपयोग करते थे। तो इसे क्या कहते हैं, लायोफिलाइजेशन कहते हैं। लिख लो भैया, बहुत खोजने से भी नहीं मिलता ये वर्ड, लायोफिलाइजेशन। और इस मशीन को क्या कहते हैं, लायोफिलाइजर। तो फ्रिज ड्राइंग को ही लायोफिलाइजेशन कहते हैं। लो टेम्परेचर का उपयोग करते हैं, बर्फ बनाते हैं, और बर्फ बनाने के बाद उसको वैक्यूम चेंबर में रखते हैं, और डायरेक्ट बर्फ से लिक्विड को किसमें उड़ा दिए, मतलब आइस को गैस में, और हमारा ड्राइड प्रोडक्ट अपने को मिल गया। समझ में आया? यस सर। ओके। एक और होता है जिसे कहते हैं डिहाइड्रोफ्रीजिंग। छोड़ो, डिहाइड्रोफ्रीजिंग को तो कभी और बताऊंगा, एक उसको फ्रीजिंग के टाइम में बताऊंगा। तो ड्राइंग समझ में आया? कितने प्रकार के ड्राइंग देखे भैया, बताओ? 6 टाइप। 6 टाइप। क्या क्या है? सन ड्राइंग, शेड ड्राइंग, ऑस्मोटिक ड्राइंग, स्प्रे ड्राइंग, वैक्यूम और फ्रीज ड्राइंग। फ्रीज ड्राइंग। ये फ्रीज ड्राइंग में प्रेशर को कितना ले आते पता है? 4 mmHg। नॉर्मली हम कितने में है, 760 mmHg। तो अगर 4 mmHg में लाओगे ना, तो 0 डिग्री सेल्सियस में भी आपका जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो 12 से 24 घंटे में वो ऑपरेट कर देगा पूरा। कहाँ महीनों तक इंतजार करते हैं, देखो कितने टाइम में हो गया, 12 से 24 घंटे में। टेम्परेचर देखो 0, कोई चीज लॉस होगा? तो सब्लिमेशन ऑफ आइस from what sublimation directly from ice to vapor without being liquid, मतलब लिक्विड फेज में जाए बिना ही आइस से डायरेक्ट गैस। तो इस तरह की वेरियस चीजें होती हैं। समझ में आ रहा है? यस। ओके। एक और होता है जिसको कहते हैं फ्रीज, जिसमें फ्रीज ड्राइंग और एयर ड्राइंग को कंबाइन करते हैं। मैं बता दिए रहता हूँ, फ्रीज ड्राइंग प्लस एयर ड्राइंग। इसमें क्या होता है, फ्रिज और एयर ड्राइंग को दोनों को एक साथ कंबाइन करते हैं। इसमें क्या होता है, पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपन जो है प्रोडक्ट को यूज करते, ड्राई करने से पहले ही हम जो है उसको एयर ड्राई कर लेते हैं। एयर ड्राई मतलब हवा का उपयोग करके ही प्रोडक्ट को 50% मॉइस्चर कंडीशन में ले आते हैं। उसके अंदर जो भी 70-80% मॉइस्चर रहा होगा, पहले ही उसको हम लोग कितने में ले आते हैं, 50% मॉइस्चर कंडीशन। क्योंकि भाई ऑब्वियसली इतना महंगा सेटअप है, अगर 80% से 2-3% मॉइस्चर कंटेंट तक लाऊंगा तो ज्यादा एनर्जी लगेगा। इससे बेटर है एयर ड्राइंग का उपयोग करके पहले 50% में ले आओ, फिर उसके बाद उसको फ्रिज ड्राइंग का उपयोग करते हैं और 2 से 3% मॉइस्चर कंटेंट तक लाते हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है और कुछ नहीं है, कोई नया चीज नहीं है। ठीक है। तो इनके लिए मैंगो पल्प, ऑरेंज जूस, इन सब के लिए फ्रिज ड्राइंग का उपयोग करते हैं। मैंगो पल्प, ऑरेंज जूस, ये जो बड़ा बड़ा होता है ना ऑरेंज जूस, कंसंट्रेट, ये सब बनाने के लिए इनका उपयोग होता है। तो मेन टेक्नोलॉजी को जनवाना या बताना मेरा ऑब्जेक्टिव था कि इन चीजों को समझो, कभी कोई चीज आए तो आप लोग कम से कम चीजों को रिलेट कर पाओ, एकदम नया या हड़बड़ाने वाली बात नहीं आनी चाहिए। तो ये चीजें समझ में आई आप लोगों को? क्या क्या पढ़े अपन आज नया?
सर लास्ट वाला Yes, एक बार एक्सप्लेन करिए। फ्रिज ड्राइंग प्लस एयर ड्राइंग का कॉम्बिनेशन है। हवा चला के पहले 50% मॉइस्चर कंटेंट तक लाते हैं फूड को, फिर फ्रिज ड्राइंग वाले मशीन में डाल के 2 से 3% मॉइस्चर कंटेंट तक लाके पूरा सुखा देते हैं। बस इतना ही है, ठीक है। तो ड्राइंग डिहाइड्रेशन का अंतर समझ में आया। शेड ड्राइंग और हर एक ड्राइंग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, समझ में आया। सर ये जो कैन प्रोडक्ट्स होती है और टूटी फ्रूटी कैंडी होते हैं, वो भी ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन ही होगा ना उसमें? हाँ, उसमें भी ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन ही है। कैन प्रोडक्ट को तो नहीं कहेंगे, कैन प्रोडक्ट इज अनदर थिंग। आपका टूटी ओके फ्रूटी तो पूरा ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन है। ओके सर। सर हाँ बोलिए। सर जैसे स्प्रे ड्राइंग में अपन एयर देते हैं 200 डिग्री सेल्सियस का और मिस्ट देते हैं, तो सर वो वेपर में क्यों नहीं कन्वर्ट होता, वो सॉलिड में क्यों गिर जाता है सेटल होके? अरे एक बात बताओ, बचपन में बैक्टीरिया वाला वो किया हो प्रैक्टिकल, बैक्टीरिया निकालने का। क्या करते थे, पहले एक स्लाइड में पानी लेते थे नल का, और नल के पानी को लेके फ्लेम में अपन जो है गर्म करते थे, तो यहाँ से पानी उड़ जाता था, है कि नहीं। उसके बाद उसमें कवर स्लिप लगा के उसको माइक्रोस्कोप में देखते थे, तो यहाँ पे बैक्टीरिया दिखता था। किया हो ये वाला एक्सपेरिमेंट? नहीं सर। हाँ। आप कभी भी किसी भी चीज को भैया कितनो टेम्परेचर दो, सिर्फ पानी है जो इवापोरेट होकर वेपर में कन्वर्ट होगा, जो सॉलिड कंटेंट है वो तो सॉलिड ही रहेगा ना। आप एक बात बताओ, जब आप क्या बोलते हैं दूध को जब एक कई बार पतीले को भूल के चले जाते हो, तो क्या 0% कंटेंट में आ जाता है क्या? हर चीज उड़ जाती है? सिर्फ पानी जितना यस होता है वही उड़ता है, प्रोटीन विटामिन चीजें तो रहती है ना यस सर। सॉलिड बन के लास्ट में। यस यस सर। सर। तो भैया यहाँ पे पानी उड़ गया, लेकिन कुछ तो सॉलिड मटेरियल जूस में रहा होगा ना। केवल पानी था तो पानी ही हाँ पी लेते, फिर संतरा का जूस क्यों पी रहे हैं? यस सर। तो संतरा के जूस में जो पानी का मटेरियल है ना वो उड़ जाता है, जो सॉलिड मटेरियल है वो पाउडर बन के नीचे गिरता है, समझे। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे वही होता है, पानी उड़ जाता है, बैक्टीरिया रह जाता है। बैक्टीरिया कैसे उड़ेगा, बैक्टीरिया तो रहेगा ना। वही चीज है। तो सॉलिड मटेरियल ना थोड़ी इवापोरेट होते हैं, लिक्विड इवापोरेट होता है, बाकी रह जाता है। तो वो जो बाकी रहता है वही काम का है, पानी थोड़ी चाहिए। पानी पानी में तो बाद में घोल के हम पीने ही वाले हैं ना, तो पानी हम बाद में गिलास में ले लेंगे। ये ऑब्जेक्टिव है, समझ में यस आया। सर। यस सर। हाँ, एक मिनट रुकिए। हेलो, हाँ कौन बोल रहे हैं? अरे ठीक, तो यहां तक का चीज क्लियर हुआ। अब याद रखेंगे, डिहाइड्रेशन टेम्परेचर कितना होता है या ड्राइंग टेम्परेचर कितना होता है। तो डिहाइड्रेशन टेम्परेचर फ्रूट के लिए 66 से 71 डिग्री सेल्सियस, वेजिटेबल के लिए 60 से 66 डिग्री सेल्सियस, लिख लो। और कितना मॉइस्चर हमको बचाना है, रेसिडुअल मॉइस्चर कंटेंट। किसी भी चीज को हम जब ड्राई करते हैं तो कितना मॉइस्चर हम बचाएंगे। तो फ्रूट में लगभग 10 से 20% तक मॉइस्चर कंटेंट बचाया जाता है, जबकि वेजिटेबल में 6 से 8%। ठीक है, सीड का भी जहां तक यही है ना, ग्रेन्स का, ग्रेन को भी 6 से 8% तक बचाते हैं ना। यस सर। ठीक, ये लिखिए। इसके अलावा सन ड्राइंग से हम क्या करते हैं, तो एक दो एग्जांपल लिखा रहा हूं। प्रून्स, फिग, एप्रिकॉट, ग्रेप, रेजिन जी, डेट पाम, ये सबको सन ड्राइंग से प्रिजर्व करते हैं। और भी कई सारे हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन का उपयोग करके हम किसका करते हैं, तो एप्पल, प्रून, स्लाइड ऊपर करना है क्या? यस। हाँ, ये सब का उपयोग करते हैं। और ये जितने यहाँ पे लिखा हूं ये सबको डिहाइड्रेशन में कर सकते हैं। ये स्प्रे ड्राइंग बनाना, स्प्रे ड्राइंग का उपयोग कब करेंगे, जब हमें क्या चाहिए, फ्रूट जूस कंसंट्रेट चाहिए, या फिर फ्रूट जूस पाउडर चाहिए, तब। वैक्यूम ड्राइंग कब करेंगे, जब हमें एकदम ज्यादा लो मॉइस्चर फ्रूट चाहिए, एकदम ज्यादा लो मॉइस्चर फूड के लिए। ठीक है, तो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स में ये यूज होता है। ये चीज समझ में आई आप लोगों को? सर यस सन सर। ड्राइंग में क्या क्या लिखा है? सन ड्राइंग में ये प्रून्स, फिग, एप्रिकॉट, ग्रेप, डेट एक रफ आइडिया के लिए दिया हूं। आप लोगों को एग्जांपल के क्वेश्चन आई थिंक नहीं आने चाहिए, मेनली क्वेश्चन आने चाहिए इनके टाइप्स के, या इसे और क्या कहते हैं टाइप का क्वेश्चन। ठीक है,
यस सर। ओके, इससे ज्यादा लंबा खींचूंगा तो आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आज इतना पढ़ो भाई, रिवाइज करके आना। मेरे साइड से तो मैं बोल दे रहा हूँ, करके आओगे तो अच्छी बात है, नहीं करके आओगे तो दिक्कत है ना। फिर कल अपन पढ़ेंगे कि भैया स्वेटिंग क्या होता है। स्वेटिंग एक टर्मिनोलॉजी का क्वेश्चन जेआरएफ के पेपर में देखे होगे। स्वेटिंग, सल्फरिंग, सल्फाइटेशन की क्या जरूरत होती है, इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड क्या होता है, ठीक है, आइसोमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सॉरी साइकोमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सुने हो ना नाम। तो इन चीजों के बारे में कल पढ़ेंगे। तो ड्राइंग का कुछ नहीं, लगभग 20 मिनट के आसपास का टॉपिक और बचा हुआ है जो मैं आप लोग को बताऊंगा। और ड्राइंग के जस्ट बाद अपन जो है फ्रीजिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ड्राइंग एंड फ्रीजिंग बहुत ज्यादा रिलेटेड है। कल कैबिनेट ड्राइंग और ये सब एग्जाम्पल भी लिखा दूंगा आप लोगों को। सो ड्राइंग कल थोड़ा सा बचा हुआ है, वो पढ़ेंगे। चीजें समझ आ रही हैं, ज्यादा बोर वोर तो नहीं हो रहे हो, लेंदी तो नहीं फील हो रहा है? नो सर। नो सर। ठीक है, नो इतना Yes, sir. नॉलेज होना चाहिए यार। देखो आप सिर्फ जेआरएफ थोड़ी के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, कल को कोई जॉब का एग्जाम आएगा तो बनना चाहिए ना। बिना तैयारी के निकलना चाहिए एग्जाम जो है। कभी कभी अच्छा होता है, कभी कभी घातक होता है। मेरा बिना तैयारी के निकल गया एक तो एग्जाम, अब ज्वाइन करना पड़ रहा है, तो घातक हो गया। लेकिन